मेरा सीधा साधा मिजाज था। मुझे इश्क होने की क्या खबर, तेरा एक नजर वो देखना, मेरे सारे शौक बदल गया। इसकी कान की लो पर झुकते सरगोशी की थी। इसके होंठों की सरगोशियां और गर्म सांसें महसूस होते। जिस्म में गर्दिश करता सारा खून इसके चेहरे पर सिमट आया था। अगले लम्हे इसे खुद से दूर किया था। अगर करीब आए मैं जान ले लूंगी। आपकी वजदान रोते धमकी दी। मैं इस लम्हे का शिद्दत से इंतजार कर रहा हूँ। नजरें भटक कर भीगी लंबी पलकों की जंबिश से महरून लिपस्टिक से मुज़य्यन होंठों पर जा रही थी। वजदान भाई लम्स को लेकर बाहर आए। ब्राइडल रूम से बाहर आती आवाज से वो दोनों दरवाजे की तरफ मुतवज्जा हुए थे। इसके चेहरे पर घूंघट दिया था। हमारे रूम में जाकर सारा गुस्सा निकाल लेना, मैं हैंडल कर लूंगा, मगर अभी सिर्फ सब भूल जाओ। गंभीर लहजा, हमारा रूम, ये सब इसकी जान हवा कर रहा था। वो कब इसके साथ बाहर गई, इसके मजबूत हसार में थी। वो इसकी मौजूदगी में बाकी सब भूल जाती थी, जैसे कि अभी सारी तलखियां भूली थी। बस याद था तो वो जिसके हाथ में इसका नाजुक के हाथ के था। वो सदफ और अहमद से मिलते बहुत रो रही थी। सदफ का दिल तो खुद बोझल था। अपनी जान तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ तलहा, दुख पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। वजदान ने गाड़ी के पास गले मिलते कहा था। जी साले साहब, आप बेफिक्र रहें। गाड़ी में बैठते इसे मुतमईन किया था और इसके साथ खूबसूरत हमसफरी के सफर पर रवाना हुआ था। वानिया के इस्तकबाल का एहतमाम अच्छे तरीके से किया था। तलहा, मैं थक गई हूँ, प्लीज बंद करवाइए ये सब। अब शदीद बेजारियत का शिकार थी। एक तो नए लोग थे वो सब के इसके लिए, और पता नहीं कौन कौन सी रसूमात इसे लाउंज में बिठाकर इसके साथ कर रहे थे। बैठ बैठ कर कमर अकड़ चुकी थी। चलो यार बस करो, मेरी बीवी थक गई है, इसे रूम में जाने दो अब। सबको घर का। वाह वाह, बीवी से ज्यादा तो तुम्हें रूम में जाने की जल्दी है, तलहा का कजन हाका। इसके इतने वाजे जुमले ने इसे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया था। हाँ तो चाह रहा है मेरा दिल, तुम लोगों को प्रॉब्लम कोई? उफ, वानिया का दिल चाह रहा था वो यहाँ से किसी तरह गायब हो जाए। चले तलहा भाई, फिर आप वानिया भाभी को गोद में उठाकर रूम में लेकर जाएं। नो तलहा प्लीज, वानिया ने इसके कान के करीब रुहासे होते कहा। ओके, तलहा की मुस्कुराती हामी से इसका खून खुश्क हो रहा था। उठाएं, शर्मा रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं, निकाह किया है, कोई चोरी नहीं की। मैं क्यों शर्माऊं? पर आपकी भाभी की शर्माहट जरूर उरूज पर है। अल्लाह, रज के बेशरम लोग हैं, वो सोच सकी। तलहा की माँ ने एक दो दफा डांटा था, पर वो कहाँ जुमलेबाजियां करके इसे छेड़ने से बाज आ रहे थे। तलहा, दांत पीसते इसका नाम लिया, पर वो इसे बाहों में उठा चुका था। पीछे बहुत लोगों की आवाजें आई थी जिसे वो तो नजरअंदाज कर रहा था। ऐसे नहीं करें, वो अपना पूरा चेहरा सबकी मौजूदगी में शर्म के मारे इसके सीने में छुपाए थी। जब इसके कान के करीब सरगोशी की, रूम के बाहर पहुंचते ही देखा। हट जाओ अब सामने से, इन्हें सामने देख, जरा गुस्से से कहा। नहीं, पहले नेक थी, फिर रूम में जाने देना है। इसकी बहनों समेत सारी कज़नें दरवाजे के बाहर थीं, जबकि वानिया हनूज इसकी बाहों में थी। इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन भी कभी जिंदगी में हो सकती है, इसका अंदाजा इसे आज हो रहा था। अच्छा ठीक है, पहले मैं वानिया को अंदर छोड़ रहा हूँ, फिर हिसाब किताब। वो जान छुड़वाना चाह रहा था। क्या पागल समझा है हमें आपने भाई? पहले पैसे दें और इसकी चालाकी समझ रही थी। प्लीज मुझे तो नीचे उतार दें तलहा। ये सरासर इसे किसी मूवी का सीन लग रहा था। इसे नीचे उतारा था। ओहो भाभी, आप भाई को अकेले छोड़कर मैदान से भाग रही हैं। इसका सुर्ख पड़ता चेहरा देख वो मजीद तंग कर रही थी। आप जानो और आपका भाई जाने, दांत किचकिचाते हुए वो अंदर चली गई थी, जबकि वो इसकी बात पर मुस्कुराते अब इन चुड़ैलों की तरफ मुतवज्जा था। थक हार कर इसने फोन निकाला था। ग्रे टी शर्ट और कैजुअल ट्राउजर में वो कॉफी का मग लिए टेरेस पर गया था। रात के 12 बजे फिजा में हल्की सी खुनकी थी। एक हाथ में कप पकड़े था, जबकि दूसरे हाथ से डायल लिस्ट खोली थी। थर्ड नंबर डायल किया। वो जल्दी सो गई थी। जाने क्यों वो नहीं आई थी आज? शायद वो इसका सामना नहीं करना चाहती थी। नींद में थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज इसके नीचे रेंग रही है। वो हड़बड़ाई और देखा, वो जब फोन की घंटी इसके नीचे बज रही थी। आपका मतलूबा बंदा सो रहा है, बराए मेहरबानी सुबह जान खाइएगा। नींद में डूबी इसकी आवाज ने इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। फिर इसकी याद, फिर इसकी तलब, ए दिल लगता है तुझे सुकून रास नहीं। इस आवाज से इसकी नींद भग से उड़ी। अंधेरे में फोन सामने किया और ढीठ कॉलिंग 2 मिनट 4 सेकंड जगमगा रहा था। मैनर्स कहाँ है तुम्हारे? आधी रात को कोई किसी को डिस्टर्ब करता है?
वो बाकायदा उठ बैठी थी, लंबे बाल ढीले जूड़े की इज्जत से बिखरे गए थे। सिखा दो, इसकी गंभीर आवाज ने चंद हमें इसे मुकाबले का जुमला अदा करने के काबिल नहीं छोड़ा था। कुछ तो बोलो, चाहे तो इंसल्ट कर लो। मुराद, ये सब क्या है? वो थोड़ा नर्म पड़ी थी। ना सिगरेट पीता हूँ, ना शराब पीता हूँ, गवर्नमेंट जॉब भी है, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, मान जाऊं ना। वो फिर इस जबान दराज की बोलती बंद करा चुका था। क्या मैं खूबसूरत हूँ? बेसाख्ता इसने बेड से जरा सा ऊंचा होते साइड लैंप की रोशनी में ड्रेसिंग के शीशे को खुद को देखा था। नॉर्मल नकूश की हामिल वो गंदमी रंगत की लड़की थी, ना रुतबे में इसके बराबर थी, और वो शख्स इससे काफी ज्यादा कलर कॉम्प्लेक्शन में भी फेयर था। वो क्यों इसके पीछे पड़ा था? इसे तो कोई भी मिल सकती है। यू नो मुराद, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ कमिटमेंट्स, आई एम स्कैर्ड ऑफ गिविंग माई ऑल टू समवन एंड एंडिंग अप विद नथिंग अगेन। वो क्यों ये कहकर बैठी थी, वो खुद नहीं जान पाई थी। इतनी बेदबारी क्यों है तुम्हें? यकीन कर लो, मायूस नहीं करूंगा। वो कायल करना चाह रहा था, और ये पहली कन्वर्सेशन थी जो दोनों बगैर लड़ाई के कर रहे थे। मुराद, मैं ही क्यों? तुम्हारा फैमिली सर्कल, तुम्हारी सोसाइटी इतनी हाई फाई है, फिर मैं क्यों? वो झुंझला सी गई। हजारों पीर बदले मगर तेरा साया नहीं जाता। जानती हो मरियम, कुछ चीजें दिल को अच्छी लग जाती हैं क्योंकि वो हमारी रूह में उतर जाती हैं, और फिर दिल इनकी तरफ रागिब हो जाता है, और वो खुद ब खुद वाजिबुल मोहब्बत बन जाती हैं। इसी तरह मुझे एक मुंह फट लड़की से मोहब्बत हो गई है। मेरा क्या कसूर है इसमें? मान जाओ वरना मैं कुछ गलत कर जाऊंगा। धमकी दे रहे हो मुझे? बेशुमार बल माथे पर बाजे हुए थे। नरमी की जगह लहजे में अब भी गुस्सा दर आया था। अमल करूंगा तो दोनों को तकलीफ होगी, इसीलिए सीधे तरीके से मान जाओ। तकलीफ देने में तो तुम वैसे भी माहिर हो, फिर चाहे वो लफ्जों की हो या किरदार की। इसका तंज बखूबी समझ गया था वो। तुम्हें पता है मैंने वो सब तुम्हें कहा जरूर था। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था मरियम। हाँ, तरीका जरूर गलत था, पर तुम्हें डिग्रेड करना मेरा मकसद नहीं था। इसके लफ्जों की सच्चाई वो महसूस कर रही थी, मगर चाहकर भी वो अनापरस लड़की कभी नहीं मानना चाहती थी। इट्स टू मच लेट, आई थिंक सो जाना चाहिए। कोई बात नहीं, इससे बन पाई थी। फोन रखना ही मुनासिब समझा, जबकि वो इस्तिराब की कैफियत में हुआ था। इंटीरियर डिजाइनर ने इसके पूरे रूम का नक्शा बदला था। ये सब इसकी मर्जी से हुआ था। ये सोच आते इसे खुद से मजीद नफरत महसूस हुई थी। पूरे रूम का पेंट मेहरून और स्किन था, इवन के व्हाइट सिल्क की बेडशीट बिखरे सुर्ख फूलों से सजी थी। फर्नीचर से लेकर कर्टन्स तक वो सब चेंज था। साकिन और जामिद पुरसुकून माहौल, हल्की सी खुनकी कैंडल्स की जलती बुझती रोशनियां, हर तरफ रेड रोज और ऑर्किड की डेकोरेशन इसके हवासों को बुरी तरह झंझोड़ रही थी। व्हाइट और मेहरून नेट के पर्दे, बेड से पर्दे हटाकर बेड से उठते शीशे में खुद को देखा। अभी कुछ टाइम पहले से इसके रूम में वजदान की फूफो की बेटी ने छोड़ा था। सबके सामने खुद पर जब्त के पहरे बिठाए थे। भरपूर इसके लिए पूर सजी वो कोई कम उम्र सोगवार हसीना का मंजर पेश कर रही थी। वो तुम्हें देखना भी गवारा नहीं करेगा। नफरत होगी इसे तुमसे, नफरत। न नो, क्यों? मेरे साथ क्यों? यकदम चीखते वो सारी ड्रेसिंग की चीजें फेंक चुकी थी। बेड की तरफ जाते सारे फूलों से सजी बेडशीट खींच कर फेंकी थी। तकलीफ हद से बढ़ने लगी थी। बेबसी से वहीं बैठ गई थी। वजदान, वो सीढ़ियां चढ़ रहा था जब सदफ की आवाज सुनी। मॉम, आप अभी तक जाग रही हैं? वो हैरान हुआ, वहीं से पलटा था। वजदान की फैमिली में कोई इतना शौक बंदा नहीं था जो सब रसूमात कराते। जो चंद एक मेहमान थे वो इस टाइम सो रहे थे, बाकी हाल से ही वापस जा चुके थे। इसे नरमी से हैंडल करना, वो समझा रही थी। आपको क्या लगता है वो मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है? मॉम, वो तकलीफ में होती है तो मैं भी तकलीफ में होता हूँ। वो जानता था वो ये मामला सर पर सवार कर चुकी है। मुझे पता है तुम ख्याल करोगे, बस वो नाराज है खुद से, हमसे। चलो, रात काफी हो गई है, तुम जाओ रूम में। वो मुस्कुराने की सही करते उठी थी वहां से। बमुश्किल आधे घंटे की बहस से फारिग होते वो कमरे में दाखिल हुआ था। गुलाब और कलियों की लड़ियां परे हटाते वो इसके करीब बेड पर बैठा। वो टेक लगाए सोई थी। एक नजर देखते चेंज करने के लिए उठा। इसके चेंज करने के बाद भी वो सोई थी। मिसेज, उठ जाइए यार। इसका हाथ होठों के करीब लेकर गया। चूड़ियों का इर्तियाश खामोश माहौल में शोर बर्पा कर गया था। कौन है, कौन है? हाथ खींचा था। वो यकदम बड़बड़ाते हुए उठी।
यार ख्याल करें लोग उलट मतलब लेंगे। मजीद जुमलेबाजियां पहले ही वो पारा हाई था, मजीद नींद से जागते और हो गया। वो शर्मिंदा सी हुई। एक बात बताएं मुझे। वानिया ने आंखें सुखेड़ी। हजार पूछे। ऊपर होते इसकी गोद में सर रखा था। वो इस आफताब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। बुखलाई थी, अब इससे डर भी लगा था। पूछे। इसका सर अपने ऊपर झुकाया। कुछ नहीं ना, मेरी तारीफ ना मेरी मुंह दिखाई। वो सटपटाते कुछ और ही बोल गई। वो जरूरी थी क्या? सर खुजाते पूछा। क्या मतलब नहीं लिया आपने? हैरत के साथ मसनूई गुस्सा आया। खामखा लड़ क्यों नहीं है? चालाकियां मैं समझ रहा हूँ आपकी, लेकिन बख्शिश फिर भी नहीं होनी। इसकी गोद से सर उठाते साइड ड्रॉ खोला था। बॉक्स निकालते इसमें से गोल्ड की ब्रेसलेट निकाली। मैं आए? इजाजत चाहिए? वानिया ने मुस्कुराते आज बात में सर हिलाया था। अब प्यारी लग रही है। इसकी ब्रेसलेट पर होंठ रखे। बहुत प्यारी लग रही हैं। इसकी कान के लो पर झुकते कहा। इसकी सारी ज्वेलरी उतारी थी। वानिया के हाथ यख हो चुके थे। चेंज करके आए, अब सही से तारीफ करनी आपकी। इसके बालों को खोलते इसके कानों में सरगोशी की। इसकी बात समझते दिल की धड़कनें मामूल से ज्यादा तेज हो चुकी थी। आ जाए यार। इसकी आवाज से वो वॉशरूम में सिमटी थी। हिम्मत करते दरवाजा खोला था। वो खुद ही उठा था और इसे बाहों में भरते बेड पर लाया था। कहाँ जा रहे हैं हम? शर्म से इसके सीने में मुंह छुपाया था। आपको कहाँ जाना है? इसकी घबराई शक्ल देख कर मुस्कुराहट जब्त करना मुश्किल था। कहीं नहीं जाना। वो सिमट रही थी इसकी मजीद नजदीकियों से। इजाजत है आपको अपनी मोहब्बतों के रंग में रंगने की? इसके माथे को होंठों से छूते पूछा था। वो फितरी झिझक और शर्म के मारे कोई जवाब नहीं दे पाई। इट्स ओके, आप रेडी नहीं तो? वो साइड पर हुआ। झिझकते इसका हाथ पकड़े अपने करीब किया था। इसकी हरकत से गहरी मुस्कुराहट ने होठों का अहाता किया था। थैंक यू मेरी जान। इसकी इजाजत पर साइड लैंप ऑफ करते वो इस पर झुकता चला गया था। फोन सुनने की वजह से वो रूम में काफी लेट आया था। कोट उतारे बाजू पर डाला था। सफेद शर्ट का ऊपर वाला बटन खोलते खुद को पुरसुकून किया। दरवाजे की नॉब घुमाई। हल्की लैंप की रोशनी में जो सबसे पहला मंजर सामने था वो रूह खींचने के मुतरादिफ था। पूरी डेकोरेशन को वो तहस नहस कर चुकी थी। ड्रेसिंग के बिखरे परफ्यूम पर वो तो रूम में बिछे रग की वजह से टूटने से बच गए थे, और खुद को वो कारपेट पर बेड से नीचे ठेक लगाए थी। वो ही इसे इसकी तरफ बढ़ा। वो इसके इंतखाब करदा महरून इसके वजूद से भारी कामदार स्लीव वाले लहंगे में ही थी, जिसे देखकर वो इसके नाजुक वजूद के लिए अब तकलीफदार लगा था। दुपट्टे से आजाद वजूद सुराहीदार गहरे गले में डिसेंट ज्वेलरी और भीगी खमदार पलकें मस्कारे और मसनूई आराइश से इसके चेहरे की खूबसूरती बढ़ा रही थी। इस पर तजाद महरून डार्क लिपस्टिक से सजे होंठ, चूड़ियों और मेहंदी से बेदाग कलाइयां वो बिखरी इसके लिए सरापा इम्तिहान बनी थी। घुटनों के बल इसके करीब झुका था। नजर भटक सी गई। इसकी मौजूदगी अपने पास करने के लिए वो झुका था। इसकी गर्दन को होठों से छुआ। तलब मजीद बढ़ी थी। फिर इसके कंधे पर झुका और इसके सारे जख्मों पर अपने सुलगते रब रखे थे। वो नहीं हिली। नींद में भी इसका वजूद हिचकियां ले रहा था। इसका ढलका मांग टीका हटाया था और जैसे ही वो झुकने लगा था वो मुंदी मुंदी आंखें खोल रही थी। अपने ऊपर झुके इसे देखा, फिर खुद की बिखरी हालत एक लम्हे लगा था। दोनों हाथों को इसके सीने पर रखे परे धकेला। वो जो इसके वजूद की रानाइयों में अटका था, इस हमले के लिए नहीं तैयार था। दो कदम पीछे हुआ था। करीब नहीं आना, मैं खुद को मार लूंगी, जान ले लूंगी मैं अपनी। सुना आपने? इसके परे हटने से वो बेड की साइड से डरते पीछे को खसकी थी। क्या कहा? वजदान को शदीद तप चढ़ी थी। जो सुना आपने, पूरी हिम्मत जुटाते कहा। वो इसके रूम में थी। क्या यही खौफ काफी नहीं था? खुद को तकलीफ देकर क्या साबित कर रही हो तुम? इसे बाजू से खींचते अपने मुकाबिल खड़ा किया था। लम्स को इसकी उंगलियां अपनी कमर में धंसती महसूस हुई थी। आइंदा कभी नहीं ऐसा कुछ कहोगी। इसके आंसू देख वो नरम पड़ा। इसे खुद में शिद्दत से बेचा था। मेरा सांस। लम्स को अपना सांस रुकता महसूस हुआ। कुछ टाइम बाद इसे छोड़ा था। बेतासुर अमल दे रही थी वो। इसके पीछे होते कबर्ड की तरफ बढ़ी। इसके ढेर सारे नए कपड़े इसके कपड़ों के साथ हैंग थे। कब लिए? इसने हैरानी में मुब्तला हुई। सादा सा बेज कुर्ता और सफेद ट्राउजर निकाला था। सारे कपड़ों में यही एक इसे इस वक्त पहनने के काबिल लगा था। वो इसके रास्ते में आया। कहाँ? रास्ता देख जब्त कर रही थी वो। मेरी मर्जी के बगैर तुम चेंज नहीं करोगी। मेरी गोल्डन नाइट तुम बर्बाद कर रही हो। इसे एक झटके से अपनी तरफ खींचा था। क्यों कर रहे हैं ऐसा? प्लीज वजदान, प्लीज।
वो फिर से रोना शुरू हो चुकी थी। अच्छा चेंज कराओ। इसकी हालत के पेश नजर बेलगाम जज्बात को रोका। वो भीगे चेहरे के साथ ज्वेलरी हाथ में पकड़े काफी टाइम बाद बाहर आई। लम्स को लगा वो सो गया है। वो सफेद शर्ट के बाजू फोल्ड किए सोफे की पुष्ट से सर लगाए आंखें मूंदे था। वो पुरसुकून हुई थी। ड्रेसिंग के सामने जाकर जूड़ा खोला था। ब्राउन बाल कमर पर बिखरे गए थे। अभी वो इन्हें बांधती जब अपने पीठ पर कुछ महसूस हुआ। शीशे में देखा तो वो इसे अपने घेरे में लिए था। वजदान नहीं बांधो। इसका हाथ हटाते इसका रुख अपनी तरफ किया। भीगा हल्के से मेकअप की रमक वाला चेहरा इसके हवास सल्ब कर रहा था। इसके गीले माथे को होठों से छुआ था। वो खसकी थी जब वो इसके दोनों गालों पर बारी बारी झुका था। वो लहू छलकाती चेहरा झुकाए थी वो जो इसके होश उड़ा रहा था। परेशानी बताओ मुझे अपनी। अभी वो इसके होंठ के नीचे वाले जख्म को छूता कि वो इसके होंठों पर हाथ रख चुकी थी। तो मुझे रोक नहीं सकती, तनबीह की और इसका हाथ हटाते चूमा। ड्रेसिंग का पहला ड्रॉ खोलते रिबन शुदा पर्पल बॉक्स निकाला। इसका दुपट्टा गले से हटाता कि वो आंखें मीचते इसका हाथ जोर से पकड़ चुकी थी। तो प्लीज वजदान में वो रुहासी हुई। सारी डेकोरेशन तुमने बर्बाद कर दी। हर चीज में तुम्हारी मर्जी नहीं। इसे बावर कराते बगैर इसको मौका दिए वो इसका रुख शीशे की तरफ कर चुका था। बॉक्स खोलते एक बारीक चेन इसके गले की जीनत बढ़ाई थी जिसमें व्हाइट ही बारीक नग थे। तुम्हारे लिए लिया था, बिल्कुल तुम्हारी तरह नाजुक सा। पीछे से हुक बंद करते फिर इस पर अपने लब रखे थे। वो सिमट रही थी, पिघल रही थी। बेजान होती टांगों से इसकी शर्ट पर गिरफ्त की। बताओ किस चीज को हावी किया है तुमने। अपने हाथ इसकी शर्ट पर ढीले छोड़े और ये इसकी गिरफ्त महसूस ना करते वो मौका पाते पीछे खसकते सोफे पर चली गई थी। वजदान हैरान हो रहा था जब वो चुपचाप लेटने की तैयारी कर रही थी। उठो। वो नहीं हिली। अगले लम्हे इसका नाजुक वजूद अपने मजबूत बाजू में भरा था। छोड़े मुझे। अगर आपने मुझे टच किया ना वजदान, मैं अपनी जान ले लूंगी। सुना, आपने मार लूंगी मैं खुद को। वो इसकी गिरफ्त में मचलते चीख रही थी। इसे बेड पर लिटाते इसकी पुश्त अपने साथ लगाते गुर्राया था वो। अगर अब तुम चुप नहीं हुई ना तो यकीन मानो खुद तुम्हारी सांस से छीन लूंगा और मेरा तरीका तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इसके होंठ अपनी गर्दन पर महसूस करते बेशुमार आंसू गिरे थे। खुद को तकलीफ देना बंद करो। इसका रुख अपनी तरफ किया था कि क्यों कर रहे हैं। मैं काबिल नहीं हूँ वजदान, आप प्लीज। जबान का कुफल बिलाखिर वो खोल चुकी थी। व्हाट? वो अजियत की इंतहा पर इसे लाकर खड़ा कर रही थी। बेतासुर लहजा इसकी बात सुनते वो जैसे मामला समझा था। किसने कहा ये? वो कोहनी के बल उठते इस पर पूरा झुका था। इसके रोते हिचकियां वजूद को खुद में भींचा था। इसे पुरसुकून करना चाहा था। मुझे सिर्फ तुम्हारे जिस्म तक नहीं तुम्हारी रूह तक भी रसाई हासिल करनी है। मैं सुन रहा हूँ, बताओ मुझे। इसका सर अपने सीने पर रखा था और इसका हाथ अपने होंठों के करीब ले जाते नरमी से चूमा था। आई एम नॉट एबल फॉर दिस वजदान। बेतासुर लहजे में हाथ छुड़ाते कहा। वो सारे अरमानों पर ओस डालने में माहिर थी। जस्ट शट अप। एक ही रट्टा लगाना बंद करो तुम। ठीक थी। क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी यकीन नहीं? बताओ। इसका रोता चेहरा सामने करता वो धाड़ा। मुझे पर शाउट किया आपने। वो पल भर में खौफजदा हुई। अच्छा सॉरी ना। इसकी रोती आंखों पर वो झुकते बोल रहा था। आई लव यू सो मच। तुम मेरी थी, मेरी हो और मेरी रहोगी। मम मैं कभी भी आपके करीब नहीं आने दूंगी। इसके सीने पर सर रखे से बोलते खुद को ज्यादा यकीन दिलाया था। इतना जुल्म ठीक है, फिर मैं वो दूसरी शादी कर लूंगा, संजीदा लहजे में कहा। इसके सीने से सर उठाया था। रोई हुई सिर्फ आंखों से देखा। जाए चुड़ैल के पास, बोलते ही गुस्से से दूर हो गई थी। जाऊं? वजदान से मुस्कुराहट जब्त करना मुश्किल था अब। जाए जाए, आप भी चले जाएं, मेरे पास नहीं आना। सुना आपने? रोते कहा। मेरा 4 फुट का बच्चा जेलस भी होता है पर मुझे अपने करीब नहीं आने देता। ये पहली दफा था इसकी हालत के पेश नजर इसे ट्यून में बात कर रहा था। पीछे हूँ। करवट लिए ही इसके हाथ पीछे अपनी कमर से झटके थे। जबरदस्ती इसका रुख अपनी तरफ किया था। विद इन माई एवरी ब्रेथ माई हार्ट स्पेल योर नेम, माइंड रिमेम्बर्स यू एंड सोल कमिट्स। आई एम योर्स, आई वॉज योर्स, आई विल योर्स फॉर एवर एंड एवर लव। इससे ज्यादा क्या सुनना चाहती हो? वो पुरसुकून हुई। वजदान बोलो। को कुछ नहीं। वो नहीं बता पा रही थी। जो भी चीज परेशान कर रही है बोल दो। वो चाहता था वो खुद इसे बताए, इसीलिए फोर्स कर रहा था। वो मुझसे दूर नहीं होना। इसकी कमर से शर्ट को मुट्ठी में जकड़े कहा था।
आ जाऊं मैं फिर बहुत पास, इसके कान की लो पर झुकते कहा। सुकून महसूस हुआ। वो कुछ इजी तो हुई न, नहीं, नॉट फेयर लम्स। इसकी चालाकी पर गुस्सा आया, जो अब खुद अपनी मर्जी से इससे चिमटी इसके बेतहाशा करीब थी। भारी सांसें महसूस करते इसे देखा। वो सामान्य हश्र बर्पा किए हो सो गई थी। इसके वजूद से उठती खुशबू इसे बहकने पर मजबूर कर रही थी। इसका सर तकिए पर रखा, कंफर्टर दुरुस्त करते वो चेंज करने के लिए उठा था। मैं काबिल नहीं हूँ वजदान। क्या फजूलियात सोच रही हो तुम? चेंज किए वो रूम से निकलते बालकनी में आया था। सिगरेट सुलगाते होठों में दबाई थी। हर चीज अंधेरे में डूबी पुरसुकून सी थी। बस अंदर मौजूद इसकी जिंदगी बिखरी सी थी। इसे वापस ठीक करना था, इसे पहले जैसे बनाना था, जिसका एक ही हल था, इसे जल्द अज जल्द अपने वजूद से करीब करना। सर्दी महसूस करते वो वापस अंदर आया था। सुबह 6 बजे के करीब नर्म एहसास से आंखें खुली थी। वो नींद में बेतरतीब सी इस पर बिखरी सी सोई थी। मेरी जान की सारी मासूम हिफाजत बंदियां नींद में गायब हैं। वो बेड पर सही से लिटाया था, अपनी शर्ट पर खींचा। वो महसूस हुआ वो इसकी टी शर्ट जकड़े थी। नींद में भी इसके दूर जाने का शायद खौफ था। इसका हाथ हटाते चूमा। वो हल्का सा हिली थी, फिर इसकी तरफ करवट लेते इसके सीने में छुप सी गई थी। वजदान ने इसे सीधा किया, नजरें इसकी बंद आंखों पर थी। वो नरमी से झुका था, नींद में हल्का सा मुस्कुराई थी वो। अब के वजदान इसके गाल के छुपे गड़ों पर झुका था। अब जज्बात का समंदर मजीद सर उभार रहा था। वो नींद में बेखबर सी थी। इसके गुलाबी होंठ अंगूठे से मसले थे। जब इसके गले में मौजूद अपना पहनाया पेंडेंट नजर आया, जो कि अपने होंठ इसके गर्दन को महसूस कर रहा था। जाने कितने ही लम्हे वो खुद को सैराब करता रहा। नींद में से कुछ महसूस हो रहा था। इसके चेहरे के तासुरात बदल रहे थे। इससे पहले कि वो जागती, वो इससे परे हटते उठ चुका था। कपड़े लेकर वो फ्रेश होने के लिए चला गया। वो शावर लेकर आई तो होठों पर एक शर्मगी मुस्कुराहट ने अहाता किया था। शीशे में वो खुद को देखा था और पर्पल लॉन्ग फ्रॉक में वो निखरी सी, हल्का सा मेकअप करते, हल्की सी ज्वेलरी पहने वो तैयार थी। गीले बालों समेत वो घुटनों के बल बेड पर झुकी थी। वो नींद में था। तलहा उठना नहीं है आपने यार, वो इसके कान के करीब झुकते बोल रही थी, पर वो टस से मस नहीं हुआ। उठ जाए यार, इसे उलझन हो रही थी। अभी यहाँ किसी को नहीं जानती और अकेले वो बाहर नहीं जाना चाहती थी। आप इतनी जल्दी उठ गई? इसको नींद व आंखों से फ्रेश देखते वो हैरान था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। आप भी सोए थे, किसी की तो कंपनी चाहिए थी ना। अपने तई इसे वो अपना मसला बता रही थी, जिसकी नींद पूरी तरह खुल चुकी थी। इसकी नजरों की तलब देखे बगैर वो बोल रही थी, चलें फिर आपको कंपनी देता हूँ। इसे बिस्तर में अपने बराबर खींचा था। इसके नम खुले बालों में अपना चेहरा छुपाया। नो तलहा, इसकी गिरफ्त में मछली। वो इसका रात का मूड वापस ऑन हो रहा था। पानी अब जी भर कर कुड़ी, जो वो इससे कंपनी लेने के लिए इसे उठाने की संगीन गलती कर चुकी थी। तलहा, आप खानदानी बेशर्म हैं या निकाह के बाद कोई स्पेशल डिग्री की थी? दांत पीसते इसकी शर्ट लेस कंधे पर जोर दिया। कल से अब तक इसकी बेशर्मी के सारे मुजाहिरे वो अच्छे से देख चुकी थी। अपना चेहरा इसके बालों से हटाते हैरानगी में इसकी बात सुनी, फिर मुस्कुराते बोला, तलहा की जान, बीवी को कंपनी देने के लिए किसी बेशर्मी की डिग्री की जरूरत नहीं होती। ये तो प्यार होता है, जो बीवी को देखते खुद ब खुद उमड़ उमड़ कर निकलता है। इसे बताते इसकी नम गर्दन पर अपने लब रखे थे। जी नजर आ रहा है मुझे। अच्छी बात है, अभी और दिखाता हूँ। तलहा बाहर वेट कर रहे होंगे, छोड़े मुझे। वो बेबस हुई। कोई नहीं करता, इनको पता है न्यूली वेड कपल है, थोड़ा टाइम तो लगता है ना। अभी वो इस पर झुकता कि दरवाजा नॉक हुआ था। हटें और दरवाजा खोलें। नहीं, चले जाएंगे वो लोग। वो ढीठ बन का मुजाहरा करते झुका, अपनी मनमानियां करता रहा। तलहा प्लीज, कितना ऑकवर्ड लगता है, पीछे हो। पहले ही मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपकी बेशर्म कजनों का सामना कैसे करूंगी। इसे यही फिक्र खाई जा रही थी। इसे परे धकेलते, अपना हुलिया दुरुस्त करते, दुपट्टा ओढ़ते वो दरवाजे की तरफ बढ़ी थी, जबकि वो इस खलल पर खासा बदमजा हुआ था। कसमसाते आंखें खोली थी। रूम में बस लैंप की रोशनी थी। दबीज पर्दे अभी भी खिड़कियों के आगे थे। वो समझ नहीं पाई दिन है या अभी भी रात की से आई है। अपने बेतरतीब सहूलियत देखते अजीब लगा, क्या नींद में इतनी बेखबर थी। जायजा लेते इसे याद आया तो वो इसके रूम में आ चुकी है। मजीद शर्मिंदगी हुई और अपना हुलिया दुरुस्त किया। चंद लम्हों के बाद यकदम करवट के बल हुई, अपने साथ वाली
सिलवट ज़्यादा जगह खाली पाई थी। इतनी सुबह वो कहाँ गया था? अपनी नींद की बेखबरी में इसे नहीं पता चला। आंखें सुखेड़ कर वॉल क्लॉक पर नजर डाली। 8 बजने वाले थे। उल्टे सीधे बाल बांधते वो उठी, लाइट ऑन की। हैरत का झटका लगा। पूरा रात में इसका बखेरा गया कमरा बिल्कुल सही हालत में था। हाँ, बेड पर वो शीट के बगैर ही सोई थी। वार्डरोब में तुम्हारे सारे ड्रेस हैंग हैं, फ्रेश हो जाओ जल्दी, फिर नीचे चलें। रात से वो पलटी थी। वो मोबाइल ड्रेसर पर रखते इसे गाह कर रहा था। वो फ्रेश सा अभी शायद रूम में आया था। वार्डरोब खोली थी। ये सारे हेवी हैं, रोहान से होते पहला जुमला अदा किया। आदत डालो अब, मैरिड लड़कियों वाली ड्रेसिंग की। इसकी बात से दिल की धड़कन ने रफ्तार पकड़ी। इसके करीब आया था। नींद के खुमार और रोने से सूजी हुई आंखें वो हर हाल में इसके लिए सरापा इम्तिहान बनती थी। वो दुपट्टे के बगैर खड़ी थी। लम्स को एहसास हुआ तब जब इसके होंठ अपने गले में मौजूद चेन पर महसूस हुए। जो छोड़े, कांपते हाथों से इसके हाथ कमर से हटाते हलकान थी। नींद में मेरा एहसास महसूस करते तुम मुस्कुराती हो और जागते मिजाज नहीं मिलाती हो। इसकी सरगोशी से अपनी सुबह बेतरतीब हुलिया याद आया और सुर्ख पड़ते जी भर कर कुड़ी थी। वो इसकी बेखबरी में इसका फायदा उठा चुका था। मजीद गौर अफसानी से बचने के लिए जल्दी से वॉशरूम में बंद हुई थी। शावर लेकर 15 मिनट बाद वो निकली। रूम में नजरें घुमाई। सच शुक्र के वो नहीं था। गीले बाल तौलिए की जद से आजाद किए। टी पिंक शिफॉन की शर्ट जिसके गले और बाजुओं पर नफीस सा काम था और टी पिंक ही कैपरी थी। वो शीशे के आगे खड़ी थी। ड्रॉ चेक किए थे, ड्रायर कहीं नहीं मिला था। वो झुंझलाई। इस तरह से बाहर अपने रूम में जाकर लाना भी इसे मुनासिब नहीं लग रहा था। मेरी एक भी चीज नहीं है यहाँ, क्या मुसीबत है। शैम्पू भी वो वजदान का इस्तेमाल करके आई थी। बिला वजह इसकी चीजें पटकते गुस्सा आ रहा था। क्या हुआ अब? रूम से मुल्हिका स्टडी रूम से निकला था जिसका दरवाजा खुलने से वो वहां मुतवज्जा हुई और अंदाजा हुआ ये भी कोई जगह है इसके रूम में। अपनी पुष्ट पर इसे देखा। रोना नहीं डालना, बताओ क्या ढूंढ रही हो? नरमी से इस्तफसार किया। ना ड्रायर है ना मेरी कोई चीज। शैम्पू भी आपका यूज किया। मेरी चीजें ला कर दें मुझे मेरे रूम से। अपना रुख इसकी तरफ करते नपे-तुले लहजे में कहा, बाहर इस हुलिये में किसी सूरत नहीं जाना चाहती थी। वजदान को इसके लहजे का इस्तेकाक पुरसुकून कर गया। रात की निस्बत वो काफी बदली सी थी। वो झुका था, ड्रायर ड्रेसिंग के लाल ड्रॉ से इसे निकाल कर दिया। इसका हाथ पकड़े फिर से वार्डरोब के करीब लाया था। वार्डरोब के अंदर मौजूद दराज खोला। वो हैरत से तक रही थी। इसकी जरूरत की हर चीज थी, इसे वहां से निकाल कर दी। शैम्पू, कॉस्मेटिक्स और इसकी हर पसंद चीज जिसे देखते वो कान की लो तक सूख पड़ी थी। कुछ और चाहिए? इसकी आवाज अपने कान के करीब महसूस हुई थी। नहीं, चंद एक चीजें निकाल कर बाकी शर्मिंदा होते फौरी उलटते पुलटते दराज में ठूंसते समेटी थी। फैजान ने अपने लब भींच कर मुस्कुराहट जब्त की। इसके सामने मुस्कुराने का रिस्क नहीं ले सकता था। आप पीछे हो? साइड पर करते वो कंफ्यूज सी मिरर के आगे गई और अपनी चीजें वहां ड्रेसिंग पर रखी। हेयर ड्रायर का प्लग लगाते बाल खुश किए थे। पीछे मुड़ने का रिस्क नहीं ले रही थी। जानती थी इसकी नजरें इसे हसार में लिए हैं। शिफॉन के दुपट्टे के साथ शदीद बेजारियत हो रही थी। बज़ाहिर वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था मगर वो सोफे पर बैठा इसकी हर अदा मुलाहिजा कर रहा था। इसी टाइम में 2 दफा दरवाजा भी नॉक हुआ। सदफ का नाश्ते के लिए पैगाम आ चुका था। इसकी मौजूदगी में कांपते हाथों से बाल केचर की गिरफ्त में किए थे। प्लीज वजदान, आंखें बंद करें अपनी। झुंझलाते मिरर से देखते अगला हुक्म दिया, सीधे तरीके से क्यों नहीं कह देती रूम से चले जाएं। अपनी पुश्त पर इस शख्स की मौजूदगी वो आंखें नहीं खोल पा रही थी। मैं पहले ही जब्त के कड़े इम्तिहान से गुजर रहा हूँ, मजीद मेरे लिए सरापा इम्तिहान नहीं बनो। इसकी बंद आंखों को लबों से छुआ था। वजदान इसकी आंखों को बोझल करते इसके एहसास से वो पिघल रही थी। इस बंदे की मौजूदगी सांसें थमने के बराबर थी। इसका रुख शीशे की तरफ किया। लिपस्टिक लगाओ, अगला हुक्म जारी किया। मम मुझे नहीं लगानी, झुंझलाई सी थी। मैं लगाऊं फिर अपने तरीके से। इसकी सांसें कान पर महसूस होते मुट्ठी जोर से बंद की थी। ठीक है फिर मैं लगा रही हूँ। कांपते हाथ से हल्की गुलाबी लिपस्टिक उठाई और होंठों पर लगाई थी। कुछ खास नहीं, चेंज करो। इसका रुख अपनी तरफ किया था। अंगूठा इसके होंठों पर लगी लिपस्टिक तक ले कर जाता कि वो कदम पीछे हुई थी। प्लीज यही सही है, इसको अपनी तरफ बढ़ता देख कर कहा। अभी वो कुछ करता कि फोन रिंग हुआ और बोलो फाइट। फोन कान से लगाते कहा। वो जो दूर जा रही थी इसका हाथ पकड़े अपने करीब खींचा था। सर, इसका वो नंबर कुछ टाइम पहले ऑन था।
ठीक, तुम इस पर पूरा ध्यान रखो। बहुत खेल इसने चूहे बिल्ली वाले खेले हैं, अब सजा की बारी है। लम्स को फोन सुनने के बाद इसकी आंखों में गुस्सा नजर आया था। चलें नीचे, एक नजर इस पर डालते कहा। नीचे आते इसे लगा सबकी नजर इस पर है, स्पेशली इसकी फूफो जो अभी भी वहीं थी। सदफ ने दोनों की नजर उतारी थी। नाश्ता बेदिली से किया, वो सदफ से बात करना चाहती थी। पूरा वक्त वो बेचैन सी थी और मौके की तलाश में थी। वो वहां लाउंज में बैठ गई थी जब इसकी कजन इनके पास आई थी। काफी निखरी लग रही हो लम्स, इतनी लेट रूम से क्यों निकली हो? क्या गिफ्ट दिया वजदान ने? वो जांचती नजरों से देखते एकदम इतने सवाल करते इसके छक्के छुड़ा गई थी। जबकि वजदान के सामने सोफे पर फोन इस्तेमाल कर रहा था, इसके कानों तक भी ये बात गई थी। इसे बेतहाशा गुस्सा आया, इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कोई भी इसके पर्सनल में इंटरफेयर करे। वो बौखलाई थी और यहाँ बैठना गलती से कम नहीं लगा था। हाँ ना दिखाओ, तुम्हें मुंह दिखाई में क्या दिया? मुझसे तो ना शर्माओ। अच्छा ये रिंग दी? खुद ही इसका हाथ पकड़े सताइशी नजर से कहा। जान छुड़ाते मुख्तसर जवाब देकर मजीद जान पड़ताल से वो वहां से बहाने से उठना चाहती थी। लम्स मुझे किचन से कॉफी लाकर दो, पुरसुकून सांस खारिज करती वो पूरी उठी। इसने इसकी मुश्किल जो हल कर दी थी। किचन में आई तो सदफ की पूछ देखी, छोटे छोटे कदम उठाते वो इन तक पहुंची थी। नाराज है मुझसे, इनको पीछे से गले लगाया था। आई एम सॉरी मम्मा, बहुत बुरी हूँ मैं, आपको हर्ट किया? वो रुंदे शर्मिंदा हुई थी। नहीं मेरी जान, किसने कहा? मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी हालत, लेकिन मुझे दुख था। क्या हुआ? तुम्हें पैदा नहीं किया मगर पाला मैंने ही है, तो क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं? नहीं मम्मा, आई एम सॉरी, आप मेरी माँ हैं। मैं बस गुस्से में समझ नहीं पाई मैं क्या बोल गई। इट्स ओके, बस अब रो कर तबीयत नहीं खराब करो। इसके माथे पर बोसा दिया था। मेरे हिस्से का भी सारा प्यार आप अपनी बहू से कर लेती हैं। नॉट फेयर। वो अब वापस नहीं गई थी, मजबूरन वजदान को ही इसके पीछे आना पड़ा और आगे का मंजर देखते मुस्कुराते कहा, मम्मा आपका बेटा जेलस हो रहा है मुझसे। वो इनके कान के करीब अपनी सोच के मुताबिक बोली थी। पहली बात, वो मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है, और दूसरी बात, मैं तुम दोनों में से प्यार करती हूँ। हाँ लम से शायद तुमसे थोड़ा सा ज्यादा करती हूँ। सदफ किचन से जाते वो इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। क्या कह रही थी? मैं जेलस होता हूँ जबकि रात में मेरी दूसरी शादी से कोई और हो रहा था। इसे पीछे से हसार में लेते कहा, जी जी नहीं, मैं नहीं हुई समझे। इसे हाथ हटाते और रियली इसे कमर से खींचते मजीद करीब किया। जी जी, इसकी आंखों की चमक से नजरें चुराई थी। आई मिस यू होल डे स्वीट हार्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मिस यू टू। एतराफ इतना आहिस्ता था कि बस वो खुद ही सुन सकी थी। दिल की धड़कनें तेज हुई थी। इसके माथे पर तिश्ना लब रखते इसे मोहब्बत के हसार में छोड़ा था। मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर अच्छा नहीं किया तुमने मिस मरियम। एक तो सारे स्टाफ के सामने अपॉलोजी पर गुस्सा था जो इसने सिर्फ अपने इसके बेहुदा हरकतों से तंग थी। उन्होंने भी इसके साथ मिलकर अपनी चोंच इसके खिलाफ खोली थी, जो सारे स्टाफ के सामने करवाई थी, और वो 50% नहीं सिर्फ 10% का मालिक था। सो इसे माननी पड़ी। दूसरा, वो इसके इलीगल काम मंजर-ए-आम पर लाई थी जिससे इसे न्यूज चैनल से अलग कर दिया था। और तुम्हारी इज्जत भी है? वो सीने पर हाथ बांधते बोली, अंदाज चलाने वाला था। बहुत उछल रही हो ना, पछताओगी, रोओगी बहुत, और चुप कराने वाला भी कोई नहीं होगा। अच्छा क्या करोगे? मारोगे? किडनैप करोगे? नहीं, इससे भी बुरा, यहाँ से जब घर जाओगी तो अंदाजा नहीं होगा तुम्हें। तकलीफ का एक शैतानी मुस्कुराहट से कहा। अच्छा जैसे कि क्या करोगे? अभी भी वो पुरइत्माद नजर आ रही थी मगर असल में वो खौफजदा हो चुकी थी। सब कुछ जलने के बाद कैसी तकलीफ होती है? इसका अजीब सा जवाब इसे तशवीश में मुब्तला किए था। मतलब तुम मेरा चेहरा जलाओगे? वही घिसी पिटी एसिड फेंकना। मतलब यार, हद नहीं, ये भी बस करो। थकते नहीं हो तुम मर्द ऐसी ऊंची हरकतें करते? वो हैरान हुई इस बंदे की पसमानदा सोच पर। शिट, ये ट्रैफिक भी अभी जाम होना थी। फाइक किसी और रास्ते को टर्न करो। ड्राइव फाइक कर रहा था। पर सर वो तो फिर गलियों का रास्ता ही बचता है। ओके ले लो तुम किसी गली में टर्न, वहां से फिर किसी रोड पे ले लेना। सीट से टेक लगाए ही कहा। वो बंदा इसके पहुंच से आज भी निकल चुका था। कौन था वो शख्स जो इसकी इतनी आसानी से धोखा दे रहा था? या इसके साथ कोई मिला था जो इसे पहले ही आगाह कर देता? ये सोच दिमाग खराब कर रही थी। वो घर जाने के लिए मामूल से पहले निकली थी।
लेकिन ये क्या था? गली के शुरू होने से पहले चीखों पुकार की आवाज। वो चौंकी और तेजी से अपने घर की गली की अंदरूनी जाने बढ़ी थी। वो सख्ते की कैफियत में घर के बाहर खड़ी थी, जो बुरी तरह आग की लपेट में था। लोगों का शोर, वो माफ होते दिमाग से आगे के भड़कते शोले देख रही थी। ये सब कैसे? आज जब घर जाओगी ना तो अंदाजा होगा। कोई आग बुझाओ वरना हमारे घर भी जल जाएंगे। लोगों का शोर सुनते वो होश में आई। ग्रैनी वो हंसियानी अंदाज में चीखते घर के अंदर जाने को बढ़ी थी। जब वो औरतें इसे अंदर जाने से रोक रही थी, छोड़ो मुझे, मेरी ग्रैनी अंदर है, वो चीखते अपना आप छुड़वा रही थी। नहीं बहन, मरना तुमने देख नहीं रही आग कैसे फैली है? फायर ब्रिगेड वहां पहुंचे थे। आग बहुत बुरी तरह से लगी थी, जिसने पूरा घर अपनी लपेट में लिया था, मगर काफी हद तक वो बुझाने में कामयाब था। छोड़ो, मैं कह रही हूँ, छोड़ो मुझे, वो अपना आप छुड़वाते बुरी तरह चीख रही थी। जमीन कदमों तले कैसे निकलती है, इसका अंदाजा अब हुआ था। क्या हुआ पाइक? सर पता नहीं, लोगों का रश है आगे। गली के नुक्कड़ पर गाड़ी रोकते वो उतरा था। सुनो, क्या हुआ यहाँ? आग लग गई है घर में, अंदर कोई है? कुछ लोगों से पूछता जब सामने मौजूद लड़की को देख वो हैरत में मुब्तला हुआ। छोड़ो मुझे, वो रोते चीखती जा रही थी। मरियम, जहर लब दोहराते वो इसकी तरफ बढ़ा। कौन है अंदर मरियम? वो परेशानी से गोया हुआ। वो सराहत से पलटी थी। वजदान आंसू की राहवानी में वो इसे देख बोली, मेरी ग्रैनी अंदर है, मुझे नहीं जाने दे रही ये लोग, प्लीज इनसे कहो मुझे जाने दे। वो अपना आप छुड़वा रही थी। तुम परेशान नहीं हो, मैं देखता हूँ। वो जानता था अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। इसे दिलासा तो दे दिया था, मगर अंदर की सूरत-हाल नाकाबिले तशवीश थी। वो शर्ट के बाजू फोल्ड कर रहा था और फायर ब्रिगेड्स ने फ्रंट हिस्से की आग बुझाई थी। वो हैरान था लोगों पर जो शोर शराबा डालने में मसरूफ थे, मगर इंसानियत की परवाह इन्हें नहीं थी। वो अंदर पड़ा था, वो भी पीछे ही लपकी थी। सब्र कहाँ था? धुएं से सारा घर भरा था। बाहर ही रहो, तुम्हें निकालूंगी या इन्हें? वजदान ने सख्त लहजे में कहा। ग्रैनी आप ठीक हो? आप एक डर खौफ था। वो चीखना चाह रही थी, मगर आवाज हलक से बरामद कब हो रही थी। आग के अलाव तो कम थे, घर छोटा ही था, इसी तक दो नहीं करनी पड़ी। खासते वो लाउंज से होते वो दो बने कमरों में गया था। आग अंदरूनी हिस्से में लगी थी, मगर काफी ज्यादा हद तक नहीं थी। वो इसे कहीं नजर नहीं आई। जब लाउंज में पड़े आधे जले सोफे के करीब से ठोकर लगी, वो औंधे मुंह जमीन पर पड़ी थी। इन्हें सीधा किया और बमुश्किल बाहर तक लाते फौरी एम्बुलेंस को कॉल की थी। वो हॉस्पिटल थी। आंसू तवातर से बह रहे थे। मुराद भी वजदान के बुलाने पर वहीं था। मरियम पानी, मुराद ने बोतल इसकी तरफ बढ़ाई थी। रोते हाथ से दूर करते नफी में गर्दन हिलाई। आज एहसास हुआ था जिंदगी में रिश्तों की कितनी कमी थी। इससे अगर ये लोग भी ना होते तो वो क्या करती? डॉक्टर के बाहर आने से वो इनकी तरफ मुतवज्जा हुई। देखें, झूठ नहीं बोलूंगी, पेशेंट के चांसेस कम हैं, इनके बॉडी का 60% हिस्सा जल चुका है। वो वजदान को बता रही थी जब वो पास बढ़ी। डॉक्टर प्लीज सेव हर, प्लीज डॉक्टर, मेरा वाहिद सहारा है, मैं इनके बगैर नहीं जी सकती, प्लीज डॉक्टर। वो खौफ के ज़ेर असर रोते कह रही थी। देखें, हम आपको झूठी तसल्ली नहीं दे सकते। इनके लंग्स धुएं से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, सांस नहीं आ रही है, वो वेंटिलेटर पे हैं। अगर आप अंदाजा लगा सकती हैं, एक तल्ख सच्चाई से रूशनास कराते वो चली गई थी। वो वहीं ढह गई थी। मरियम, संभालो खुद को। वजदान ने सहारा दिया। वो बिल्कुल उजड़े से हाल में थी। वजदान डॉक्टर से डिस्कस करने इनके रूम में गया था। आप में से मरियम कौन? जी, नर्स ने बाहर आते कहा। कॉरिडोर की सुनसान जगह पर इसकी आवाज से वो खौफजदा हुई। पेशेंट मिलना चाहती हैं आपसे। इसे हिलता न देख मुराद ने कहा, जो इसके करीब आया था। जाओ। वो आंसुओं पर जब्त के अंदर बड़ी थी। बेसाख्ता अपनी चीख का गला घोंटा था। सफेद चादर से कवर थी वो। चेहरे का बायां हिस्सा सारा झुलसा था। मशीनों ने इनके कमजोर वजूद को झकड़ा था। ग्रैनी जब्त के बंधन खोए वो रोई थी। मरियम जी, वो रोते मुतवज्जा हुई। इसे नहीं हटाएं प्लीज। ऑक्सीजन मास्क दोबारा लगाया। ख्याल रखना अपना, माफ कर देना मुझे। मुझे कर दें आप माफ, बहुत बुरी, मैं, मेरी वजह से हुआ सब, मैं जिम्मेदार। सबकी ग्रैनी नहीं बोली, खुदारा मुझे माफ कर दे, मैं जिम्मेदार। वो रोते बेरब जुमले बोल रही थी। मुराद अंदर आया था और अंदर आते मंजर ने इसे तोड़ा था। अभी कल तो इनसे इतनी लंबी बात हुई थी। वो इसे मनाए शादी के लिए, वो इसका साथ देने को तैयार भी थी। वो आज हर हाल में इसे मोहब्बत का यकीन दिलाने वाला था और इसे मनाने वाला था। मगर ये सब क्या था? वो दरवाजे के किनारे पर टिका था।
मेरी अभी से बात सुनो, शायद वक्त थोड़ा और नसीहतें ज्यादा। वो तकलीफ में थी कि आंसू और चेहरे के नकूश से वो अंदाजा लगा रही थी। जी बताएं, मैं सुन रही, पर ऐसे नहीं बोले यार ग्रैनी, ख्याल करे मेरा क्या होगा। वो रोते बोल रही थी, मेरी बात मानोगी जी। इनकी बात सुनते वो शशदर थी। वो रूम में थी, 11 बज चुके थे, वो अभी तक नहीं आया था। मैं एक दिन में कैसे आपकी एडिक्ट हो सकती हूँ वजदान। इट्स नॉट गुड। आदतें मोहब्बत से ज्यादा जानलेवा होती हैं। खुद को डपटा था, मैं आपको अपने करीब नहीं आने दूंगी। मेरे करीब आप आए तो मैं रोक नहीं सकूंगी आपको। बहुत से आंसुओं में उलट सीधा सोचें फिर से इसके दिमाग पर हावी हो रही थी। एक कॉल से क्या होगा, कुछ नहीं। तीसरी दफा की पैड से इसका नंबर डायल करते काटा था। क्या मुसीबत है, मुझे नहीं चाहिए हो आप, वजदान नहीं चाहिए हो। आंसू टूट कर गिर रहे थे। नो, आई मिस यू बैडली। साइड टेबल पर पड़ी 1 साल पहले की ली गई अपनी और इसके निकाह की तस्वीर उठाई थी। टुडे आई एम ब्लेस्ड, इसके अल्फाज जहन में बाज़गश्त हुए थे। फोटो फ्रेम अपने होंठों के करीब लेकर गई थी। वो दोनों सफेद जोड़ों में थे। तस्वीर खींचने वाले ने कमाल महारत थी। वो इसकी आंखों में झांक रही थी और वो इसे अपनी नजरों के हसार में लिए था और ये मंजर निहायत खूबसूरती से कैद हुआ था। ये दूरियां तो फकत होश का तकाजा है। मेरे ख्याल की दुनिया में मेरे पास हो तुम। निकाह? ग्रैनी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपकी ऐसी हालत, मुझे ये सब सूझेगा? आप ठीक हो, जिससे कहेंगी करूंगी। पर ग्रैनी ऐसे नहीं करें ना यार, मेरे ख्याल करें। वो बहते आंसुओं के बीच बोली, अभी मेरे सामने। सांस अकड़ रहा था। डॉक्टर, वो इनकी खराब हालत देख चीखते बाहर बढ़ी थी। तब मुराद अंदर गया था और वो इनका मकसद समझ चुका था, इसे मंजर से हटाया था। करोगे इससे? इसकी आंखों में देखते कहा। इन्हें तसल्ली बख्श नजरों से देखते अजबात में सर हिलाया था। हॉस्पिटल में रेनी के वार्ड में वो अपना ओढ़ा ब्राउन दुपट्टा ही सर पर लिए ही थी जब मौलवी के साथ वो और वजदान हॉस्पिटल के अंदर आए थे। क्या हो रहा, खबर कब थी? जिंदगी इस मोड़ पर भी लाने वाली थी इसे, ये सोच इसे मफलूज कर रही थी। कैसा निकाह था जिसके गवाह डॉक्टर और नर्स थे। इसे सुबह के सब अपने दुश्मन लग रहे थे। क्या आपको कबूल है? क्या आपको कबूल है? नर्स के अपने कंधे पर दबाव से वो होश में आई। कबूल है, टूटते आंसुओं के दरमियान कहा। कबूल है, सिसकियां तेज हुई। कबूल है, आखिरी दफा अदा करते इसे देखा जो सामने बैठा था जिसे धमकियां दी थी और बेसाख्ता इसके दिमाग में एक ही बात आई थी, इरादों का टूटना क्या होता है, क्योंकि हमसे बेहतर प्लानर तो ऊपर बैठा है। जब्त के कड़े मराहिल से गुजर रही थी, इसे कुछ होश नहीं था क्या हो रहा है। लरजते हाथों से साइन किए थे, अपने आप इस शख्स के नाम कर दिया था। मुबारक हो वजदान ने मुराद के निकाह के बाद गले मिलते हल्की मुस्कुराहट से कहा। आई कांट बिलीव दैट कि तेरी शादी में ये मैच भी क्रिएट होता। वजदान की बात से मुराद ने इससे घूरा था। खैर, टाइम काफी हो गया है, मैं चलता हूँ। कोई भी परेशानी हो मुझे कॉल कर देना। आई विल बी वेयर। इसका कंधा थपथपाते ही वो चला गया था। आप खुश? आप? वो मुस्कुराने की सही कर रही थी मगर नाकाम थी। आंसू खुद ही रास्ता बना रहे थे आंखों के रास्ते बाहर निकलने का। मेरे जाने का शौक नहीं मनाओगी और मुराद से तुम तमीज से पेश आओगी। शोहर है अब वो तुम्हारा। इसे अगली नसीहत की, आप कहीं नहीं जा रही हैं मुझे छोड़कर और मैं करूंगी बदतमीजी, समझी आप? वो बिगाड़ते ग्रैनी के घूरने का असर लिए बगैर कहा। वो इसकी बात पर सामने बैठा मुस्कुराया था। ग्रैनी इंजेक्शन के ज़ेर असर थी। कुछ टाइम पहले वो तकलीफ की शिद्दत से तड़प रही थी। डॉक्टर ने सुकून आवर इंजेक्शन लगाया था जिस पर वो मध्यम सांसों में पुरसुकून थी। घर आते आते 12 ही बज गए थे। गाड़ी पोर्च में खड़ी करते वो खामोशी से सन्नाटे में अंदर की जाने बढ़ा था। सब तकरीबन सो चुके थे। सीढ़ियां अबूर करते कुछ ख्याल दिमाग में आए थे। क्या कभी ऐसा हो सकता है मैं घर वापस आऊं, तुम मेरे इंतजार में हो और मेरी सारी थकावटें अपने वजूद में समेट लो? अपनी सोच पर खुद ही मुस्कुराया था। नोक घुमाते वो अंदर दाखिल हुआ। मेरा सुकून। पहली नजर लैंप की रोशनी में बिस्तर में छुपे वजूद पर डाली थी। लबों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आई थी। वॉच उतारते ड्रेसिंग पर रखी थी। शूज उतारते जैकेट उतारी और सोफे पर उछालते कबर्ड खोलते अपने आरामदेह कपड़े निकाले थे। रूम में खटपट की आवाज से महसूस हो रही थी मगर शायद नींद का गलबा था जो वो समझने से कासिर थी। 20 मिनट के बाद वो फ्रेश होकर बाहर निकला था। गीले बालों में हाथ फेरते कंघी की थी। बाजू पर कंधे वाली साइड पर जलन का एहसास हुआ था।
मिरर के सामने देखा तो वो कट था। शायद जब वो ग्रैनी को लेकर निकला था तब ये चोट इसे आई थी, जो काफी गहरा जख्म था। साइड ड्रॉ खोलते, ट्यूब निकाली, ऑइंटमेंट लगाते वो बिस्तर की तरफ बढ़ा। सुकून के इस वक्त शदीद तलब थी। बिस्तर पर दराज होते इसे देखा, जो इससे इतने फासले पर लेटी थी। इसे खुद की जानिब खींचा था। वो दुपट्टा लिए ही सोई थी। इसकी गर्दन से आराम से दुपट्टा निकालते साइड पर रखा था। वो करीब 1 बजे अंदर दाखिल हुआ था। इसके पास आया, जो सोफे पर बैठे बैठे सोई थी। इसके साथ बैठे इसका जायजा लिया। वो मगरूर लड़की आज टूटी सी लगी थी। इसके चेहरे पर मौजूद बाल हटाते इसका ढलका सर सीधा किया था और वो इसकी तरफ झुक सी गई थी। आज इसे छूने से वो खुद भी नहीं रोक सकती थी। इतनी टेंशन ज़्यादा माहौल में भी इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। हालात जो भी जैसे भी हुए, पर वो इसकी जिंदगी में शामिल हो गई थी। शायद यकीन नहीं था इसे। इसका सर सीधा करते अपने कंधे पर रखा था। वो नींद में हिली जरूर थी, मगर अगले ही लम्हे नींद में अपना हाथ इसके हाथ पर रख चुकी थी। मुराद ने इसका हाथ होठों के करीब करते पहला मोहब्बत भरा लम्हा छोड़ा था और साथ ही आंखें बंद की थी। आह कराहने की आवाज से वो जागी। पहला मंजर खुद को इसके कंधे से लगा देखा, मगर अगले लम्हे रेनी को तकलीफ में देख वो अभी सब भूलते वो फौरी उठी थी। मुराद इसके झटका खाने से उठा था। मरियम, दर्द डॉक्टर, वो बुरी तरह कराह रही थी। ग्रेनी ग्रेनी, मुराद प्लीज डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। मुराद, वो रोते खौफ की सी कैफियत में बोल रही थी। तुम परेशान नहीं हो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। इसे तसल्ली देते वो बाहर लपका था। डॉक्टर देखिए प्लीज। वो मुसलसल जब वो चेकअप कर रही थी चीखती जा रही थी। आई एम सॉरी। वो 2 कदम पीछे हुई थी। झूठ बोल रही है ना तुम, वो ठीक है? इतनी जोर से चीखी थी डॉक्टर खौफजदा हुई थी। नो कह दो, झूठ है मुराद, ये झूठ कह रही है ना, बोलो मुराद। आई सेड झूठ बोल रही है ना वो हजियानी कैफियत में चीखते इसके कदमों में गिरी थी। मरियम प्लीज संभालो। वो घुटनों के बल इसके साथ झुका था। मरियम ये तेज था, सब्र करो। इसके बिखरे बाल ब्रोस करते इसका दुपट्टा सही किया था। मुराद, मैं तुमसे बदतमीजी नहीं करूंगी, मैं सब भूल जाऊंगी। तो तुम ग्रैनी से कहो वो उड़ जाए, मैं मर जाऊंगी। मुराद प्लीज इनसे कहो मुझ पर रहम करें। वो रोती इसकी मिन्नतें कर रही थी। मरियम, वो तकलीफ में हवा इसकी बिखरी हालत देख इसे संभालना मुश्किल लग रहा था। दूर रहो, एक एक काम तुमसे कहा वो भी नहीं तुमसे हो रहा। दूर रहो मुझसे, मैं खुद इनसे कहूंगी और उठेंगी। वो जानती हैं मरियम अकेली हैं। वो लड़खड़ाते कदमों से उठते इनकी तरफ बढ़ी। ग्रेनी आई एम सॉरी, हमेशा मेरी जल्दबाजियां सब कुछ खत्म कर देती हैं। मुझे माफ कर दे ग्रेनी, आपको मेरी कसम है, उठ जाएं प्लीज ग्रेनी प्लीज। खुदा का वास्ता है, आपने कहा था ना मैं मुराद से बदतमीजी भी नहीं करूंगी, इसे दिल से अपना शौहर मानूंगी। पर आप उठ जाएं, खुदारा उठ जाएं। वो रोते बोल रही थी। मुराद ने पीछे से इसे संभालते दूर किया। छोड़ो मुझे, लीव मी मुराद। वो बुरी तरह रोते खुद को छुड़वा रही थी। मरियम मरियम प्लीज। वो इसे संभालते हलकान हो रहा था। मुराद, वो ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ, इनसे कहो मुराद। इसकी जैकेट को झंझोड़ते वो रोते इसे जुनूनी सी लगी थी। मुराद ने जबरदस्ती इसे खुद में समेटा था। छोड़ो मुझे, लीव मी। मरियम, हर बंदे ने इस दुनिया को छोड़ना है, आज नहीं तो कल। तुम तो बहादुर हो ना? नहीं हूं मैं बहादुर, मेरे साथ ही क्यों? इसके सीने से लगते वो बुरी तरह टूटते बिखर रही थी। फोन के मुसलसल चीखने से आंख खुली थी। रिसीव करते वो नींद से पूरी तरह जागा था। हूँ ओ सैड, मैं आता हूँ। एक नजर इसे देखा जो इससे चिमटी थी, इसे खुद से दूर किया था। इस पर कंफर्टर दुरुस्त करते वो उठा था। चेंज करते चाबियां उठाते बाहर की जानिब बढ़ा। सुबह आंख खुली, पहली नजर अपने साथ वाली जगह पर लाशऊरी तौर पर डाली। अपने चेहरे और गर्दन को छुआ जहां इसके लम्स इसे महसूस हुआ था। तो क्या वो रात में नहीं आया था? लम्स को खामखा शदीद गुस्सा आया था। शायद नींद से बेदार होकर वो इसे देखने की ख्वाहिशमंद थी, मगर वो नहीं था जिस पर मूड बुरी तरह बिगड़ा था। बाल समेटते वो उठी। बेदिली से फ्रेश होते मिरर के आगे खड़ी थी। अपने गले में मौजूद इसका पेंडेंट यूं महसूस हुआ जैसे वो इससे लिपटा हो। दुपट्टा संभालते वो नीचे की जानिब बढ़ी थी। लम्स, जी मम्मा। वजदान नहीं आया रात में? वो इससे पूछ रही थी, जो खुद बेखबर थी। नहीं मम्मा, शायद नहीं आए। अब वो इन्हें क्या बताती? नींद में से यूं ही महसूस तो हुआ था कि वो आया है। इसकी मोहब्बत का हसार भी खुद पर महसूस हुआ था, मगर जागते वो इसे नजर नहीं आया। शायद से क्या मुराद है? लड़की शोहर का कोई पता भी रखा करो, वैसे बहुत ही लापरवाह है तुम्हारी बहू।
میں نوٹ کر رہی ہوں صدف، وجدان کی پھوپھو ہر لفظ چباتے کہہ رہی تھی۔ وہ جو پہلے ہی رونے والی تھی، ان کی باتیں سن کر مزید غصہ آ رہا تھا۔ نہیں، اس میں لاپرواہی کی بات نہیں، وجدان کی جوب ایسی ہے باجی۔ انہوں نے اس کے آگے آنسو ضبط کرنے کے چکر میں سرخ چہرہ دیکھا اور بات سنبھالتے اس کی مشکل حل کی تھی۔ فون ہے نا، اس کا استعمال بھی ہے، اس نے پوچھا کر کے۔ شوہر کہاں ہے؟ اسے تو خود سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ میں نے غور کیا ہے، پتہ نہیں کہاں کھوئی رہتی ہے یہ، اپنے اول جلول حلیے میں۔ کہیں سے لگتی ہی نہیں کہ یہ نئی نویلی دلہن ہو۔ اس کے سادے حلیے کو بھی دیکھتے چوٹ کی خیال نہیں رہا ہوگا، ابھی بچی ہے، ان نزاکتوں کو نہیں سمجھتی وہ۔ صدف اس کا ساتھ دیتے بول رہی تھی، بس رہنے ہی دو، پردے ڈالنے کو شادی شدہ ہے۔ اب ہمارے تو اس عمر میں دو دو بچے بھی تھے۔ وہ مزید آگ بگولا ہوتے اس کو سنا رہی تھی۔ ان کی بات پر لمس کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ مما، میں روم میں ہوں۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے غائب ہونا ہی بہتر جانا تھا۔ ناشتہ نہیں کرنا تم نے؟ اسے خالی پیٹ دوبارہ روم میں جاتے دیکھا۔ نہیں، بھوک نہیں ہے ابھی۔ وہ بس چلی جانا چاہتی تھی وہاں سے۔ اچھا۔ روم میں آتے دھاڑ سے دروازہ بند کیا اور فون ڈھونڈا تھا۔ اس پر شدید غصہ اور جھنجھلاہٹ آئی۔ وہ ایک کال کر کے نہیں بتا سکتا تھا وہ کہاں ہے؟ نمبر نکالتے ڈائل کیا۔ The number you have dialed is currently switched off۔ پیٹ پر فون غصے میں پھینکا تھا۔ بند فون نہیں چارج کر سکتا تو رکھا کیوں ہے اپنے پاس؟ یہاں میں سب کے سوالوں کے جواب کہاں سے دوں؟ ایک پتہ نہیں اب یہ پھوپھو محترمہ نے کب جانا ہے۔ شدید تب چڑھ رہی تھی اسے، جو صبح صبح اسے کیا کچھ سنا چکی تھی۔ ان کے اس عمر میں دو دو بچے بھی تھے۔ بندہ پوچھے اب میں بچے کہاں سے لے آؤں؟ توبہ، میں بھی کیا سوچ رہی ہوں، خود ہی سوچتے جھرجھری لی تھی۔ آخری رسومات مراد کے گھر ہی سے ادا کی تھی اور اس کے کوئی خاص رشتہ دار نہیں تھا۔ وہ اس پوزیشن میں تھی کہ مراد اس سے پوچھتا۔ وہ رات سے اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ اب تو آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ مما، میں اس سے نکاح کر چکا ہوں۔ تم اتنے خود سر تھے؟ وہ غصے میں تپی تھی۔ آہستہ موم، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے پلیز، مراد نے دھیمے لہجے میں کہا۔ مراد، اتنی بھی جلدی کیا تھی تمہیں؟ اب وہ ذرا آہستہ مگر صدمے سے ہی بولی تھی۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، نکاح کوئی معمولی بات نہیں تھی آنٹی، اس کی گرینی کی آخری خواہش تھی، اسی لیے یہ سٹیپ لینا پڑا ہمیں۔ وجدان نے اس کا ساتھ دیتے کہا۔ تو اس کے والدین کی بھی کچھ خواہشات تھیں؟ وہ تپے لہجے میں بولی تھی۔ اچھا، اب جو بھی ہوا، وہ بہو ہے اس گھر کی، ابھی بہت غمزدہ ہے، تو چھوڑیں ان باتوں کو اور اس کو فراخ دلی سے اپنائیں۔ مراد کے والد شاید معاملے سے سمجھوتا کر چکے تھے۔ وجدان وہیں سے اس سے ملتے چلا گیا تھا۔ وہ گمسم سی بیٹھی تھی جب وہ اندر آیا تھا۔ کچھ کھا لو، اس کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھی تھی۔ نفی میں گردن ہلائی تھی۔ پلیز تھوڑا سا، مراد نے نوالا اس کے بھینچے ہونٹوں کے آگے کیا تھا جسے اس نے ہاتھ سے پیچھے کیا تھا۔ میں تم پر بھی مسلط ہو گئی مراد، اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ مراد کا دل ایک دم ڈوب کے ابھرا تھا، اس کے رونے سے سرخ پڑتی آنکھیں، بھیگی پلکیں۔ مراد کا دل چاہا تھا اسے خود میں سمیٹ لے۔ وہ جس اذیت سے گزر رہی تھی وہ سمجھ رہا تھا۔ گرینی کو دکھ دینا چاہو گی تم؟ اس کے ہاتھ پکڑے رسانیت سے سمجھاتے کہا۔ نہیں، آنسو کے بیچ نفی کی۔ پھر ایسی باتیں کیوں سوچ رہی ہو؟ حالات جو بھی تھے، پر تم سے نکاح دل سے کیا ہے۔ مریم، اسے سینے سے لگایا تھا، اس کی کمر سے ہلائی۔ وہ سہارا چاہتی تھی اور جسے پاتے وہ بکھرتی چلی گئی تھی۔ بمشکل اسے بہلا پھسلا کر وہ چارنے والے کھلائے تھے۔ مراد، میں ہمیشہ جلد باز رہی، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ کیا مطلب میرے سبب ہوا یہ سب؟ مراد بہت جانی انداز میں بول رہی تھی۔ کسی نے جان بوجھ کر کیا تھا یہ مریم؟ وہ حیران ہوا۔ معراج ذوالفقار، وہی جس نے تمہیں ہراس کرنے کی کوشش کی تھی؟ اس نام سے تو وہ واقف تھا۔ مجھے وہی اس کے پیچھے لگ رہا ہے۔ میری غلطی، میں صدا کی بے وقوف ہوں، جو منہ میں آتا ہے، جو میرا دل چاہتا ہے وہ کر گزرتی ہوں، انجام کی پرواہ کیے بغیر۔ گرینی صحیح کہتی تھی، میں اس معاشرے میں مردوں کا مقابلہ کرنے چلی تھی جو کہ ناممکن ہے۔ کچھ حد بندیاں ہیں جنہیں میں تجاوز کرنے کی کوشش کی۔ ایک کمزور عورت اس معاشرے میں کچھ بھی نہیں ہے مراد، اس سب میں انہیں کھو دیا، اپنا سب سے قیمتی سرمایہ کھو دیا۔ وہ روتے بول رہی تھی۔ پلیز مریم، خاموش ہو جاؤ، جو ہوا سو ہوا۔ اگر تو یہ اس شخص نے کیا ہے تو آئی پرومس چھوڑوں گا نہیں اسے۔ وہ خود کنفیس کرے گا اپنا جرم، اور اگر نہ بھی کیا تو بھی نہیں چھوڑوں گا اسے۔ سو جاؤ کچھ ٹائم، میں صوفے پر سو جاتا ہوں، اگر تم انکمفرٹیبل ہو تو اس کی نظروں میں دیکھتے کہا۔
इसका हाथ पकड़ा था। इतने एहसान नहीं करो, मैं सो जाऊंगी सोफे पर, बेतासुर लहजे में कहा। मुराद का दिल चाहा था इसे चीख चीख कर कहे, ये एहसान नहीं है पागल लड़की, तुमसे मोहब्बत है जो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मगर क्या वो इसे समझती है? तो वो अभी भी अपनी अनाम में थी। वो कल वाले कपड़ों में ही थी। एक नजर इस पर डाली जो बेड पर औंधे मुंह लेटा नींद में बेखबर सा था। बगैर चाप किए वो रूम से मुल्हका वॉशरूम में गई, फ्रेश हुई और वो बाहर बढ़ी। जो भी था इसे कुछ तो करना था, यूं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना था। अपना बैग खोला, ये मुआवजा था या क्या जो इसके सारे डॉक्यूमेंट्स इसके हैंडबैग में थे, वरना वो भी सब इसके आग में झुल खाक हो जाते। आंसू तवातर से बह रहे थे। अपनी अना, अपना घर सब याद आया था। इसके रूम को देखा था, काफी बड़ा था और शायद जरूरत की हर चीज इसके कमरे में थी। बाहर निकलते पूरे घर पर तायराना निगाह डाली थी। इतनी सुबह किचन में आती आवाजों से वो इससे बड़ी थी। आंटी मैं बना दूं चाय आपको? वो अपना गम दबाते खुशदिली से बोली। ग्रैनी की याद आई थी, इनके लिए भी तो अक्सर इस वक्त बनाती थी वो। मेरे बेटे को फंसाने में आखिर तुम कामयाब हो ही गई। वो अपनी जबान काबू में नहीं रख सकी। जाने क्यों इन्हें इसे देख गुस्सा सा आया था। रिश्ता भी वो लेकर गई थी, मगर इन्हें अब वो मगरूर सी लगती थी। जो भी था, इन्हें मुराद का निकाह करना बिल्कुल नहीं भाया था। जी, वो बेहद शर्मिंदा सी हुई। खैर छोड़ो, मुराद नहीं उठा अभी? वो इसका शर्मिंदा चेहरा देखते सरात से बात बदल गई थी। नहीं, वो नहीं उठे अभी। जवाब देते वो नजर नहीं मिला रही थी और बिला इरादा किचन का जायजा ले रही थी। काफी बड़ा और जदीद तर्ज का बना बावर्ची खाना था। इस टाइम इसको खुद भी शदीद कॉफी की तलब थी, मगर ये इसका घर नहीं था। जब जी में आए वो करे, और ये सोच इसे मजीद रुलाना दे रही थी। खैर वो किचन से जा चुकी थी। मरियम ने फ्रिज से चाय बनाने के लिए दूध निकाला था। ये चाय? वो लाउंज में थी जब वो चाय लेकर बढ़ी। इसके हाथ से चाय ली। बैठ जाओ, इसे खड़े देख रसानियत से कहा। चंद एक बातें इससे की, वो इतनी बुरी भी नहीं थी जितनी वो लग रही थी। इसका एहसास इन्हें चंद बातों में हो गया था। अफसोस हुआ मुझे तुम्हारी ग्रैनी का जानकर, अफसुर्दगी का इजहार करते कहा। ना चाहते हुए भी जब्त के बंधन फिर से खो रही थी वो। सुबह से दोपहर हो गई थी। फोन भी देखा, कोई एक कॉल नहीं थी। मेरी कोई फिक्र नहीं है इस बंदे को। शदीद झंझलाहट हो रही थी। लम्स बेटा खाना तो खा लो। जी मम्मा। हाँ, मुझे क्या जरूरत पड़ी है भूखे रहने की? सर झटकते सोफे से उठते वो डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ी जहां सब खाना खा रहे थे। आंसू प्लेट पर झुकते जब्त कर रही थी। सदफ नोट कर रही थी। वो बुझी सी है। इसका चेहरा बेरौनक सा लगा। इस लम्हे इन्हें वजदान पर गुस्सा भी आया और इसकी बेचैनी इसके लिए देख कर वो खुश भी हुई थी। वो समझ रही थी ये रिश्ता और अपना रुखसती का फैसला दुरुस्त लगा। वजदान? अहमद शाह के नाम लेने की देर थी। वो सरात से लाउंज की तरफ, दरवाजे की तरफ पलटी। वजदान नहीं आया। सदफ वो डाइनिंग टेबल पर बैठते इफ्तिसार कर रहे थे। मायूस नजरें वापस पलटी। नहीं शाह, वो शायद बिजी है कहीं। कॉल नहीं की? कहाँ है वो? लम्ब सब की नजरें और बातों से शदीद बेजार हो रही थी। बेदिली से खाना खाते वो गार्डन में आ गई थी। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।